नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हर उस छोटी बड़ी बात पर जिसके जरिए आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से सुचारू रूप से अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन को और बेटर बना सकते हैं। इन सब पे हम बातचीत करते हैं और साथ ही साथ कई रैंडम टॉपिक्स भी रहते हैं जिन पे हम चर्चा करते रहते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल करिए। फेसबुक और एक्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके ज़रिए आप सीधे ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी हमारे साथ एक जानकार मौजूद है बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ लोन टैप के CEO एंड को-फाउंडर सत्यम कुमार सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर और साथ ही साथ रैंडम टॉपिक्स के ऊपर भी सत्यम जी से हम चर्चा करते रहेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। उत्कर्ष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार उत्कर्ष जी, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष जी आप बताइए क्या हालचाल है आपके, कैसा है लखनऊ? सब बढ़िया, यहाँ पे सब अच्छा है। बढ़िया। सुमित जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर करा था आप लोग के साथ, तो मेरे कुछ उसमें प्रश्न थे, जैसे कि मैंने उसमें चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो मैंने सेलेक्टेड फंड्स हैं वो सही हैं कि नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि इस पर मैं कितना कॉर्पस अपना जमा कर सकता हूँ। तो उत्कर्ष जी, जो आपने हमें पोर्टफोलियो भेजा उसके हिसाब से, या जो डिटेल भेजी है उसके हिसाब से, आपकी उम्र 29 साल है, आप करीब 28,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आप इक्विटी में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, 3 लाख रुपए के आसपास आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, ये एक सवाल, और 20 साल के लिए जो आपके फंड है वो सही है कि नहीं, ये एक सवाल, राइट? 30 साल में एक्चुअली 30 ईयर। 30 जी, चलिए बहुत बढ़िया। सत्यम जी, आपने शुरुआत कब से की थी अपने निवेश की? ये मैंने 1 साल पहले से की है। 1 साल पहले से निवेश की शुरुआत की। और ये अगर आपको हमारे जानकार राय दें कि आप, और उत्कर्ष जी माफ़ कीजिएगा, तो उत्कर्ष जी अगर हमारे जानकार सत्यम जी आपको राय दें कि आप अपनी स्टेप अप करें, तो क्या आप स्टेप अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से मतलब मैं निवेश आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं फ्यूचर में आगे ग्रो करूंगा मैं इसको बढ़ाऊंगा ही, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, आपने सही टाइम पर शुरुआत की है। सत्यम जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो उत्कर्ष जी का सवाल आपने सुना, आपके पास तमाम डिटेल भी हैं। इनकी उम्र, सही उम्र में रादर कह लीजिए कि इन्होंने निवेश की शुरुआत की है और 30 साल का टाइम फ्रेम है। सो फंड का सिलेक्शन भी मोर लेस सही है, बस थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप है, लेकिन क्योंकि 30 साल की जर्नी है, आप क्या व्यू रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद शो में आमंत्रित करने के लिए। और उत्कर्ष जी, जैसा ऑलरेडी सुमित जी ने बताया, काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच लिया है आपने पोर्टफोलियो सिलेक्शन में। और हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो है ही, बट अगर हम देखें तो आपके पास ऑलरेडी ICICI प्रूव ब्लू चिप फंड है और उसके साथ साथ आपके पास HDFC लार्ज और मिड कैप का भी कॉम्बिनेशन है। तो हमारी तरफ से हमने जो देखा है उसके हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच लिया है आपने। एवरेज जो आपकी IRR बन रही है अभी के पोर्टफोलियो में, उसके हिसाब से 20% की IRR बन रही है। और अगर हम ये माने कि ये कंटिन्यूड रहा इस तरह का रिटर्न का एनवायरनमेंट, लुकिंग एट द करंट इकोनॉमी और उसके हिसाब से, तो अगर हम देखते हैं तो पोर्टफोलियो की जो अभी वैल्यू जो 1.6 लाख है वो 20 साल पे हमने कैलकुलेट किया था पहले, तो 20 साल के हिसाब से 8.57 करोड़ पहुंच रही है, जो कि मतलब एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस बन जाता है। उसके अलावा चूंकि 3 लाख का इक्विटी का पोर्टफोलियो का हमें डिटेल मिला नहीं, इसलिए उस पर कुछ प्रेडिक्शन करना मुश्किल था। बट हाँ, अगर हम सिर्फ फंड की बात करें, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं ये 6 जगह पे, इनको देखते हुए अगर हम देखें तो 8.57 करोड़ अचीवेबल है। और ये जो 20% का रिटर्न, IRR का रिटर्न जो चल रहा है, वो भी एक बड़ा ही बैलेंस्ड अप्रोच है, बहुत ही एग्रेसिव नहीं है और न ही उस तरह के IRR का टारगेटिंग है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अप्रोच है। और मेरे हिसाब से उम्र को देखते हुए आप थोड़ा सा और पोर्टफोलियो को रिस्क की तरफ कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसमें एग्रेसिव बेट्स ले सकते हैं, जो कि 22-23% पे चला जा सकता है। बट ओवरऑल अभी भी जो अप्रोच है वो 20% के IRR पे आपको डिलीवर करेगा। तो 20% के आसपास का IRR आप लेकर चल सकते हैं।
और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई बहुत बदलाव की ज़रूरत नहीं है, आप स्टिक करिए उसी को ही और डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। 8.5 करोड़ का कॉर्पस आपका 20 साल का है, लेकिन जब इसमें एडिशनल 10 साल और जुड़ेंगे तो ये कॉर्पस का नंबर और कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आखिरी के जो 10 साल होते हैं वो और तेज़ होते हैं। लेकिन ठीक है, आप अच्छी जर्नी पर हैं, उसी को मेंटेन करिए और डिसिप्लिन को इसी तरह बरकरार रखिएगा। अब राजस्थान चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ चंद्र राम जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चंद्र राम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, आपको पोर्टफोलियो मैंने भेजा हुआ है, तो वो देखना कि वो पोर्टफोलियो कैसा है, एक तो सही है नहीं है, दूसरा जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो पाएगा या नहीं, ये पूछना। आपने जो हमें टारगेट दिया है कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य है, राइट? जी। चलिए, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास 35 साल है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। सत्यम सर, इनका SIP तो 35 और अच्छा चंद्रराम जी, क्या अगर आपको राय दी जाए आप स्टेप अप कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसे? थोड़ा बढ़ा सकते हैं सर। थोड़ा अभी नहीं, मतलब अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, अगले 15 साल में स्लोली आप बढ़ा सकते हैं इसे? जी। चलिए, तो सत्यम सर, 35 साल का इनका निवेश है और मंथली निवेश करीब 3500 रुपये की SIP के आसपास का है। 25 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, दिखने में बड़ा नंबर है लेकिन 25 साल भी हैं। फंड सिलेक्शन कितना सही है, क्योंकि इनके केस में भी इन्होंने जो इनका SIP का अमाउंट है उस SIP के अमाउंट से नंबर ऑफ फंड्स कहीं ज़्यादा हैं, सो इन्हें कुछ कंसोलिडेशन की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। आप क्या राय रखते हो? जी बिल्कुल सही बोला सुमित जी आपने। चंद्रराम जी, अगर हम देखें तो अपने पास ऑलरेडी छोटे छोटे अमाउंट को लेकर के 7 फंड्स हैं, और जिसमें कि कंसोलिडेशन की गुंजाइश है। 4 से 5 फंड काफ़ी होते हैं, बट अभी कभी अगर हम देखेंगे तो आपकी एक ठीक ठाक अप्रोच रहा है। इसमें अमूमन 21 से 22% की IRR बैठ रही है आपकी, और आपने जो इन्वेस्टमेंट की होराइजन जो बताई है वो एक्चुअली काफ़ी लंबी है। आप ऑलरेडी 35 साल के हैं, और अगर 25 साल और इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक लंबा और बहुत ही स्टेबल होराइजन है, और उसके हिसाब से कॉर्पस आपकी उम्मीदों से कई गुना निकल करके आएगा। और अगर हम अभी के करंट 10 लाख के पोर्टफोलियो पे इसी लेवल पे हम उसको करते गए, इसी तेजी से करते गए, तो हमारा 5-5.5 करोड़ का लक्ष्य इस पीरियड में पूरा हो जाएगा, जो आपने गिवन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 25 ईयर दिया है। जनरली हमारा मानना है कि इस बीच में कई सारे लाइफ इवेंट होंगे और आपको शायद निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए तो बिल्कुल ही सेफ है। और जहां तक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, तो उसमें आप कुछ चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक और निपॉन इंडिया मिड कैप फंड भी है, उसकी तरफ भी देख सकते हैं। या उसके साथ साथ और भी कुछ ब्लू चिप फंड्स हैं, मिराई एसेट की या मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड है, एडलवाइज की भी एक स्मॉल कैप फंड है। बट मैं जनरली चाहूंगा कि आप मिड कैप टू लार्ज कैप की तरफ रहें, क्योंकि आपकी ऑलरेडी काफी मिक्स्ड है। आपके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है, जो कि एडलवाइज की हमने बताया वो ऑलरेडी आपके पास है। आपके पास हाँ मोतीलाल ओसवाल भी है, तो आप मेरे ख्याल से पराग पारिक और ये 1-2 और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट काफी बैलेंस्ड है, अच्छी IRR आ रही है, और उम्मीद है कि आप अपने टारगेट के कई गुना अचीव कर लेंगे 25 साल में। तो चंद्रराम जी, आप अपना टारगेट भी अचीव कर पाएंगे, उससे कई गुना ऊपर भी अचीव कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप अप आप कर पाएँ वो भी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा जोड़ेंगे वो आप ही के काम आएगा। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप अप भी करने की कोशिश करिएगा जहाँ तक आप कर पाएँ। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपसे हो पाए उतना स्टेप अप करिए, और बाकी आप बने रहिए। सही है, कुछ फंड्स के बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, आप उनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ सुकांता पनीग्रही जी मौजूद हैं। सुकांता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुकांता जी। सर, मेरा तो पोर्टफोलियो भेजा है। हाँ जी। तो अभी सर उसका कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा कुछ थोड़ा जानना था सर। तो सुकांता जी, जो पोर्टफोलियो में देख पा रहा हूँ, आपने करीब 17,500 रुपये के आसपास की SIP कर रखी है, और 21 लाख रुपए आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो पहुँच चुका है। आप 12 से 15 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, यही आपने हमें डिटेल भेजी है। तो एक सवाल मेरा ये है कि आप कब से निवेश कर रहे हैं सुकांता जी? अभी सर मैं 2010 से तो कर रहा हूँ, लेकिन छोटा अमाउंट था। अभी 7-8 साल से पहले अभी उसको बढ़ाया है।
ओके, और तो अगर आप 2010 से हैं तो आपने मल्टीपल टाइम बाजार की तेजी और मंदी दोनों देखी होगी। हाँ सर, देखा है, लेकिन उस टाइम उतना आइडिया नहीं था एसआईपी के लिए। हाँ हाँ, तो एक दोस्त बोले थे तो उस टाइम इन्वेस्ट कर दिया था वो। ओके। एक और चीज़ सुकांता जी, आपने अपने फंड्स के अंदर भी कोई बदलाव किया है इतने समय में? नहीं, बदलाव सा नहीं किया, सब नया नया सब ये किया है सर। ऐड करते चले गए आप। ओके। तो सत्यम सर, आपके पास पोर्टफोलियो इनका है ही, इन्होंने 12 से 15 साल के लिए ये और पूछ रहे हैं कितना निवेश इनका रहना चाहिए। ऑलरेडी 21 लाख का इनका पोर्टफोलियो पहुंच गया, 17,500 रुपये की एसआईपी चल भी रही है। और इनके पोर्टफोलियो में एक चीज़ है कि इन्होंने बदलाव में कुछ बिकवाली नहीं की, लेकिन हाँ, इनके बदलाव में एडिशन ज़रूर करते गए विद टाइम, जैसे जैसे इनके दोस्त और सलाहकार इन्हें राय देते गए। आप क्या राय रखते हो कि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, एडवांटेज फंड्स भी हैं, क्या करना चाहिए? जी इसमें जी जैसा आपने बताया तो सुकांता जी, जो अपने एक तो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ 7 इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है। और दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा वो है कि अगर हम एज और रिस्क के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्कियर साइड में पोर्टफोलियो डिज़ाइंड है, और इसको थोड़ा सा और मिड टू लार्ज कैप की तरफ कर सकते हैं। हालांकि इसने अभी काफ़ी अच्छे IRR आपको दिए हैं, ये सारे फंड्स जो हैं आपको 21 से 22% के IRR दे रहे हैं। बट जनरली जैसा देखते हैं आपने खुद भी मल्टीपल साइकिल्स देखी है, और इन ए लॉन्ग टर्म आप टिपिकली देखेंगे तो मिड कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेटेड रिटर्न मिलता है, थोड़ा कम मिलता है लेकिन एक बहुत ही स्टेबल मिलता है, जो कि एज अप्रोप्रिएट है। एक पर्टिकुलर एज के बाद जो रिस्क की जो एपेटाइट होती है उसके साथ अप्रोप्रिएट है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसके हिसाब से टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है कुछ 31 लाख के आसपास होगा, और गिवन करंट IRR सिचुएशन जो 21-22% पे चल रहे हैं उसके हिसाब से टोटल जो है हमारा 2.5 करोड़ के आसपास का अपना फाइनल कॉर्पस फंड का जो कॉर्पस बनने का ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव है, और इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है, और शायद अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं जिसमें कि आप स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टेड कॉर्पस काफ़ी कम प्रोजेक्ट किया गया है, और इसको अभी के इनकम पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाने की गुंजाइश जरूर है इसमें। तो थोड़े से बदलाव की ज़रूरत यहाँ पे आपको बताई भी गई है। सत्यम सर, एक चीज़ और, क्योंकि आपने बोला कि एग्रेसिव स्टांस जो है आपके पोर्टफोलियो का उसको थोड़ा सा मॉडरेट करिए। अगर एक आम निवेशक अभी आपको सुन रहा है, सो उनके लिए कैसे मोटी मोटी सलाह रहेगी कि क्या एग्रेसिव स्टांस होगा? क्या ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में होना एग्रेसिव है, या ज़्यादा स्मॉल कैप होना सुपर एग्रेसिव है, या कम लार्ज कैप होना एग्रेसिव है? कई बार ऐसा होता है मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है, सेक्टोरल फंड भर लिए, सो ये एग्रेसिव है। सो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? सेक्टोरल लीडर्स को पिक करना बहुत ही जरूरी होता है सुमित जी, रादर देन के सेक्टोरल बहुत ही डीप जाने से अच्छा है सेक्टोरल लीडर्स को पिक करके जो फंड बनी हुई है वो फंड को, और जैसा मैंने बोला एज अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर इन्वेस्टर्स जैसे हमारे पहले कॉलर थे जो कि सब 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप का डोमिनेंस अच्छा रहता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा से लेट सर्ज देता है सेंसेक्स में। कभी भी डाउन टर्न के बाद जब अप टर्न आता है तो स्मॉल कैप लार्ज कैप पहले भागते हैं, उसके बाद मिड कैप, फिर बजे खुचे फिर दौर जो चालू होता है स्मॉल कैप का। तो अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न देखें तो उसके हिसाब से जैसे ही हम 45-50 की तरफ जाते रहते हैं, तब हमको अपना पोर्टफोलियो जो है 50-60% जो है लार्ज एंड मैक्स मिड तक लाना चाहिए, और 25 से 30% ही हमको स्मॉल कैप की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में साइक्लिकलिटी बहुत ज्यादा होगी, और उसमें मार भी बहुत तेजी की मार होती है। अपसाइड भी छोटे अमाउंट में ज्यादा मिलता है, बट उसमें डाउनसाइड का जो रिस्क है वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है। जबकि तो उसमें IRR एडजस्ट होता है थोड़ा सा, आपको 20-22% की जगह पे आपको 17-18% मिलेगा ऐसे पोर्टफोलियो में, बट रिलेटिवली सेफ पोर्टफोलियो है। टिपिकली ये जो है मार्केट लीडर्स के अराउंड घूमती हैं, और मार्केट में हमेशा से एक लीडरशिप प्रीमियम मिलती है। जो सेगमेंट लीडर होते हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, सीमेंट में बात करें, FMCG में बात करें, तो उनको एक लीडरशिप की प्रीमियम मिलती है, और उस प्रीमियम की वजह से IRR भी अच्छे मिलते हैं और रिस्क भी लोअर रहता है।
तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, इनको आधार मानकर ही आप अपने निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे भी कुछ दर्शक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, सत्यम सर से चर्चा करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर। अलग अलग दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सत्यम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले दर्शक मितेश धामी सर मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। धामी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार धामी सर। मेरे पोर्टफोलियो ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है और टोटल मेरे 8 है म्यूचुअल फंड सर, फंड लिए हुए हैं। उसमें से सर ऑलरेडी मैंने 2 जो सेक्टोरियल फंड मैंने सबसे पहले लिए हुए, तो ऑलरेडी 3 ईयर पहले ही लिए हुए सर, और वो 3 साल ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो गए सर। उसका कॉर्पस आई थिंक 4 लाख के आसपास हो गया है। लेकिन सर वो सेक्टोरियल है जो, इसलिए मुझे आज वो समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा रिस्की होता है सेक्टोरियल। तो क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं या सर फिर उसको स्विच ऑफ करूं, वो एक चीज जानना था। दूसरी चीज सर, मेरा जो कॉर्पस है वो 3 से 3.5 तक जो मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से वो बन सकता है कि क्या, ये थोड़ा जानना था। और रिव्यू द माय पोर्टफोलियो सर। ओके, आप एक चीज़ और धामी सर, आपने अपनी उम्र 42 साल बताई। आप पहले तो कब से निवेश कर रहे हैं और दूसरा क्या आप स्टेप अप कर सकते हैं? हाँ सर। ओके। तो सत्यम सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है धामी जी का। 45,500 रुपये की SIP चल रही है जिसे स्टेप अप भी कर सकते हैं। 18 साल में 3 से 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस है जो कि ईजिली अचीवेबल भी दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ समय से निवेश कर भी रहे हैं। अब एक चीज़ जो इन्होंने खुद ही रिव्यू करी विद टाइम, जो ऑब्वियसली कि जो सेक्टोरल फंड है वहाँ पर इश्यूज आते ही हैं, ये क्योंकि सीजनली चलते हैं, कभी चले और कभी आप ऊपर के लेवल पे आपकी NAV आ गई। इनकी एक लॉजिस्टिक स्पेस में इनकी SIP है जो ऑलरेडी ये सेक्टर वैसे ही बहुत सबड्यूट है, और दूसरा बैंक्स एंड फाइनेंशियल में ये अगेन दूसरा सेक्टर है जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर हाल फिलहाल में रहा है। सो इनका क्या शिफ्ट करना बनता है, क्योंकि इनमें बड़ी SIP इसी में ही जा रही है और बाकी छोटी SIP ब्रॉडर मार्केट्स में जा रही है। यहाँ किस तरह से रणनीति बनाए अपनी? जी सुमित जी, जैसा आपने सही पॉइंट आउट किया, धामी साहब ने खुद भी रियलाइज किया है कि थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो है। अभी तक रिटर्न और रिवॉर्ड हमें जरूर इनके फेवरेबल रहा है, जो कि मतलब काफी एग्रेसिव 22% की रिटर्न मिली है इन पोर्टफोलियोज में, जिस तरह की पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है पिछले कुछ सालों में। कॉर्पस अमाउंट काफ़ी है, हालांकि एज के हिसाब से 18 इयर्स मोर तक इन्वेस्ट करते रहना थोड़ा सा ज़्यादा, वो उस साइड में ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। बट हाँ, अगर मान करके चलें कि 18 इयर्स में देखें तो इस कॉर्पस से इस तरह की जो रिटर्न है वो वेरी मच अचीवेबल है। इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न अचीवेबल है अगर हम उस लेवल पे देखें तो। बट आज की तारीख में अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखें धामी साहब, तो बैंकिंग हमेशा से इकोनॉमी में कहीं पे भी साइक्लिकलिटी होगी तो बैंकिंग को अफेक्ट करती है, और काफी टाइम लगता है बैंकिंग को वापस पुल बैक करने के लिए। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा इशू, आई मीन सबड्यूट रिटर्न चलेगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं रिस्क लेने का प्रीमियम है। तो बैंक्स मतलब समझे जाते हैं कि वहाँ पे कम रिस्क है, तो अगर वो खुद कम रिस्क रहेंगे तो इन्वेस्टर्स को भी कम ही रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से। तो वो एक वहाँ पे डोमिनेंस जो है वहाँ पे आप कम कर सकते हैं उससे उस एलोकेशन को। और दूसरा जो देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी क्लोजली इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो या तो फ्यूल का या किसी भी चीज़ का जो है शॉक है वो लॉजिस्टिक्स में लगता है। इकोनॉमी स्लोडाउन का भी वहाँ लगता है, और अगर इकोनॉमी तेज चल रही है तो उसका भी फायदा लॉजिस्टिक्स को होता है। तो ये दोनों ही सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव आप खेल रहे हैं, इन दोनों ही सेक्टर को थोड़ा सा सबड्यू कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक फंड है पराग पारिख जिसमें कि आप कर रहे हैं, उसमें भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज भी आप कुछ और भी जो लार्ज कैप या मिड कैप में भी देखेंगे तो वहां पे भी मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ये सब 2-3 चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अदरवाइज तो थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है हमारी राय से। तो आप पराग पारिख जो आपका फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है उसमें अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से निकल कर आप उसमें जा सकते हैं, और बाकी आपको कुछ और नाम भी सुझाए गए हैं, आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं। इस शो के एंड में अभी हम सत्यम सर से उनके टॉप 4 फंड भी जानेंगे, आप उनमें भी एक बार को अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है और आपने खुद भी सही रियलाइज़ किया कि जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उनमें
एक समय पर तो अच्छा एग्रेशन दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर जब उनका टाइम या उनका सेक्टर का जो टेल विंड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो वापस अपना स्लो रफ्तार में आ चुके होते हैं। तो सही फैसला आपने सही समय पर लिया भी है। अब एक सवाल जो पुणे से आया है, जयपाल सिंह साहब का सवाल है। इनकी उम्र 34 साल है, मंथली निवेश करीब 55,500 रुपये के आसपास का है SIP के ज़रिए। ऑलरेडी पोर्टफोलियो 65 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, 10 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। क्या इनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत है? इन्होंने ये भी मेंशन किया सत्यम जी कि 10 साल बाद इनको बच्चे की शिक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, घर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए और रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है, अपॉर्चुनिटी फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, माइक्रो कैप फंड है, मिड कैप लार्ज कैप फंड है, एनर्जी का फंड है, ELSS फंड भी है, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, मिड कैप भी है, वैल्यू फंड भी है। सो फंड्स के जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखे हैं और बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप सेंट्रिक हैं सो फार। प्लस इनका निफ्टी 20 में भी 5,000 रुपये का एक SIP है और CPSE ETF में भी 5,000 रुपये का मंथली SIP चल रहा है। सो ये लार्ज कैप की कमी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं कि क्या ओवर एक्सपोज हैं किसी एक सेक्टर को लेके, जैसे एनर्जी के 2 फंड हैं, या क्या सिचुएशन में इन्हें फेरबदल करना चाहिए? जी जी। सो अगर हम देखेंगे सर तो जयपाल जी, तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू जो अगर पूरे प्रोग्राम को आप देख रहे होंगे तो पहले भी हमने बात की जिसमें बताया गया कि क्या हम पोजीशन में हैं अपना एलोकेशन बढ़ाने का और मंथली कमिटमेंट बढ़ाने का। तो आपके केस में इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि जो अगर हम 10 साल के होराइजन में देखें तो 10 साल के होराइजन में जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका हम 3 टाइम्स के आसपास होते हैं। अभी ऑलरेडी आप 22% के एक एग्रेसिव रिटर्न पे चल रहे हैं, तो उससे अगर उस रिटर्न के हिसाब से भी देखें तो पोर्टफोलियो वैल्यू जो अपने 65 लाख की है उसके हिसाब से हम 1.5 करोड़ to 2 करोड़ के आसपास हम पहुंच पाएंगे 10 साल में। तो हमको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें डबल डाउन करने की जरूरत है और मैं भी इसको बढ़ा करके हमको ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए महीने पे ले जाने की जरूरत है। और जहाँ तक सेफ्टी या सेंट्रिसिटी मतलब पोर्टफोलियो के सेक्टोरल रिस्क को घटाने की जहाँ पे बात हुई है, तो हाँ जरूर आपको कुछ फंड के चुनावों में सिलेक्शंस में बदलाव करने पड़ेंगे। एनर्जी में आप बहुत ही हेवी हैं और बहुत ही छोटे छोटे काफ़ी सारे फंड्स अपने इकट्ठे करके रखे हैं। शायद कुछ लार्ज कैप और मिड कैप के अच्छे फंड्स जो हैं उसको उठाने की आपको ज़रूरत है और उसमें अमाउंट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम देखें तो आप ऑलरेडी 34-35 के हैं, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट होराइजन को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ये बढ़ा नहीं सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्वांटम को, तो होराइजन को भी बढ़ा करके आप उसमें प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की जरूरत नहीं हो कि एक साथ हो 10 साल में, तो आप उसको स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट क्वांटम बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। तो कुछ बदलाव। और 1-2 चीज़ें और इंटरेस्टिंग है कि आपने कि CPSE ETF में पैसा डाला हुआ और निफ्टी आपने एनर्जी फंड भी लिए हुए, तो एनर्जी फंड्स के अंदर ज़्यादातर PSUs ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी 1-2 कंपनी को छोड़ के ज़्यादातर सारी कंपनियाँ जो हैं वो PSUs ही क्षेत्र की हैं। सो आप उस पार्ट को भी एक बारी अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर फेरबदल आप कर सकते हैं। सत्यम सर, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। हमारे जैसा हमने बोला एक अच्छा मिक्स हमने आज चुन करके लाए हैं दर्शकों के लिए, जिसमें कि स्मॉल कैप में देखें तो एडलवाइज स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न दे रही है। मोतीलाल मिड कैप में अच्छा कर रही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ब्लू चिप में जाएं तो इमर्जिंग और ब्लू चिप दोनों का फायदा दे रही है मिराई एसेट। और निपॉन इंडिया मिड कैप में एक अच्छी है, फ्लेक्सी कैप में पारिक फंड है। तो ये 4-5 फंड अभी काफ़ी अच्छे जोन में चल रही है एंड उनका पोर्टफोलियो सिलेक्शन ऐसा है कि उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये दे विल कंटिन्यू टू डू गुड इन द सेगमेंट। तो अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो ये 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। इडलवाइस, मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, निपॉन इंडिया, यानी चारों अलग अलग AMCs के 4 अलग अलग टाइप के फंड। आप इनके साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं या फिर इन्हें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। सत्यम सर की राय आपके सामने है। हर बार की तरह सत्यम सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और रैंडमली हमसे अलग अलग मामलों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।